गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पाचक ग्रंथियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था लाल ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथियाँ हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं बेटा किसकी? आज हम बात करेंगे यकृत की। तीसरी जो पाचक ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। यकृत की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि ही नहीं, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी कहलाता है। मतलब यकृत जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव के यकृत के बारे में, तो बेटा मानव का यकृत जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? वो उदर गुहा में। कहाँ पे होगा? उदर गुहा में स्थित होता है और डायफ्राम के नीचे, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो मानव का जो यकृत होता है वो द्विपालीय, मानव का यकृत द्विपालीय होता है। मतलब मानव का यकृत जो होता है वो दो पालियों के द्वारा निर्मित होता है और इसमें एक पाली बड़ी होती है, दूसरी पाली छोटी होती है। एक पाली बड़ी होती है, एक छोटी होती है। मतलब जो दाईं पाली होती है वो आकार में बड़ी होती है और बाईं पाली छोटी होती है। और ये जो दोनों पालियां हैं, यकृत की जो दोनों पालियां हैं, ये दोनों पालियां आपस में एक दूसरे से फैल्सीपैरम लिगामेंट, फैल्सीपैरम स्नायु के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम बात करें कि मानव का जो यकृत होता है वो द्विपालीय होता है, द्विपालीय होता है, जिसमें दाईं पाली बड़ी और बाईं पाली छोटी होती है और दोनों पालियां एक दूसरे से फैल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यह जो है बेटा, ये लाल भूरे रंग का, ये लाल भूरे रंग का अंग या क्या होती है? ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि जैसे हम बात करते हैं कि यकृत की दो पालियां हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली से एक एक नलिका निकलती है। इनको हम कहते हैं यकृत वाहिनी। क्या कहेंगे? यकृत वाहिनी। और प्रत्येक भाग से अगर हम बात करते हैं कि दाईं पाली से दाईं यकृत वाहिनी निकलती है और बाईं पाली से बाईं यकृत वाहिनी निकलती है। ठीक है, और ये जो दोनों यकृत वाहिनियां होती हैं ये आपस में जुड़ करके, ये दोनों तो क्या हो गई बेटा? यकृत वाहिनियां दाईं और बाईं, यकृत वाहिनी। ठीक है, एक हो गई कौन सी? दाईं और एक बाईं। ठीक है, अब ये जो दाईं और बाईं यकृत वाहिनियां हैं ये आपस में जुड़ करके एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण कर लेती है। अब अगर अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो बड़ी पाली होती है, ये जो बड़ी पाली होती है, इस बड़ी पाली के नीचे हम किसकी बात कर रहे हैं? इस बड़ी पाली के नीचे हरे रंग का पित्ताशय उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? हरे रंग का पित्ताशय उपस्थित होता है। और इस पित्ताशय का कार्य क्या होता है? इस पित्ताशय का कार्य होता है कि यकृत के द्वारा स्रावित किए गए पित्त रस को संग्रहित करना और सांद्रित करना। ये जो पित्ताशय होता है इसका कार्य क्या होता है? पित्ताशय का कार्य होता है कि पित्त रस जो कि यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, इस पित्त रस को संग्रहित व सांद्रित करने का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। और पित्ताशय एक छोटे थैलेनुमा संरचना होती है जो हरे रंग की होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा कि पित्ताशय की जो नलिका होती है, पित्ताशय की नलिका को हम कहते हैं सिस्टिक नलिका। सिस्टिक नलिका, पित्ताशय की नलिका क्या होती है? सिस्टिक नलिका। क्या कहलाएगी? सिस्टिक नलिका। अब ये जो पित्ताशय की सिस्टिक नलिका होती है और सामान्य यकृत वाहिनी, ये आपस में जुड़ करके एक
नई वाहिनी का निर्माण करती है और इस वाहिनी को अपन कहते हैं सामान्य पित्त वाहिनी। सामान्य पित्त वाहिनी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसकी बेटा, कि यकृत की जो दो पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली से एक एक क्या निकलती है, यकृत वाहिनी। दाईं यकृत वाहिनी और बाईं यकृत वाहिनी आपस में जुड़ करके एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। और ये जो सामान्य यकृत वाहिनी है ये पित्ताशय की सिस्टिक नलिका के साथ जुड़ करके सामान्य पित्त वाहिनी निर्मित कर लेती है, निर्माण कर लेती है। हमने बेटा एक चीज़ और देखी थी कि ये हमारी कौन ग्रहणी होती है। ये ग्रहणी जो सी आकार की ग्रहणी होती है, इस सी आकार की ग्रहणी के बीच में क्या एक पत्तीनुमा ग्रंथि पाई जाती है और ये पत्तीनुमा ग्रंथि क्या कहलाती है, ये अग्नाशय। इस पत्तीनुमा ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, अग्नाशय। ये अग्नाशय ग्रंथि होती है बेटा, ठीक है। अब देखो, और अग्नाशय की नलिका क्या कहलाएगी, अग्नाशयी नलिका। अग्नाशय की नलिका क्या कहलाएगी, अग्नाशयी नलिका। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि ये जो सामान्य पित्त वाहिनी है, ये सामान्य पित्त वाहिनी इस अग्नाशयी नलिका के साथ मिलती है, इस अग्नाशयी नलिका के साथ मिलती है और एक नई नलिका का निर्माण कर लेती है जुड़ करके, जिसको अपन कहते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी। यकृत अग्नाशयी वाहिनी, क्या कहेंगे इसको हम, यकृत अग्नाशयी वाहिनी, ठीक है। और ये जो यकृत अग्नाशयी वाहिनी है, मतलब हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, ये एक अवरोधिनी के द्वारा ग्रहणी में खुलती है और ये जो अवरोधिनी है वो कहलाती है ऑडी। ऑडी की अवरोधिनी, ऑडी की अवरोधिनी, या इसे हम ऑडी का कपाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑडी का कपाट। और ये जो ऑडी की अवरोधिनी होती है, इस अवरोधिनी का जो पश्च भाग होता है ये बेटा थोड़ा फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को कहा जाएगा एम्पुला ऑफ वेटर, या वेटर का एम्पुला, या वेटर की तुम्बिका, एम्पुला ऑफ वेटर। ये बेटा ये हमारे यकृत और अग्नाशय जो होता है वो ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यकृत, तो यकृत से क्या निकली, यकृत वाहिनियाँ सिस्टिक नलिका से जुड़ करके सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण कर लेती है। ये जो सामान्य पित्त वाहिनी है, ये जो सामान्य पित्त वाहिनी है, ये अग्नाशयी नलिका के साथ जुड़ करके यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण कर लेती है। और ये जो यकृत अग्नाशयी वाहिनी है ये ऑडी की अवरोधिनी या ऑडी के कपाट के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। कहाँ पे खुलेगी, ग्रहणी में खुलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी एक ऐसी नलिका होती है जिसके द्वारा यकृत के द्वारा स्रावित किया गया पित्तरस और अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया गया अग्नाशयी रस दोनों ग्रहणी में डाले जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, ग्रहणी में डाले जाते हैं। बात समझ में आ गई ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हम बात कर रहे हैं हम यकृत की, ठीक है। तो यकृत की अगर ये तो हमने बाहर से देख लिया, अगर हम देखते हैं कि यकृत की आंतरिक संरचना को अगर यकृत का अपन टीएस काट के देखते हैं, यकृत का अगर टीएस काट के देखा जाए तो इसमें क्या होता है बेटा कि यकृत की प्रत्येक बड़ी पाली जो होती है, यकृत की जो बड़ी पाली होती है वो आंतरिक रूप से छोटी छोटी यकृत पालिकाओं किसके द्वारा निर्मित होती है, छोटी छोटी यकृत पालिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। ये देखिए इस तरह से इसमें क्या पाई जाती है, इसमें असंख्य यकृत पालियाँ पाई जाती है। और प्रत्येक जो यकृत पालिका होती है, प्रत्येक यकृत पालिका संयोजी ऊतक की एक झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। और ये जो संयोजी ऊतक की झिल्ली होती है इसको अपन कहते हैं बेटा ग्लीसन का संपुट। ग्लीसन का संपुट, क्या कहेंगे इसको, ग्लीसन का संपुट। बात समझ में आ गई ना कि प्रत्येक यकृत की जो बड़ी पाली होती है वो छोटी छोटी यकृत पालिकाओं के द्वारा निर्मित होती है।
किसके द्वारा निर्मित होगी? छोटी छोटी पालिकाओं के द्वारा निर्मित होगी। और ये जो छोटी पालिकाएं होती हैं, ये छोटी पालिका जो होती है बेटा, ये चारों तरफ से संयोजी ऊतक के एक आवरण या कैप्सूल से घिरी हुई होती है। उस कैप्सूल को अपन कहते हैं ग्लिसन का कैप्सूल या ग्लिसन का संपुट। आगे अगर अपन बात करते हैं बेटा किसमें, ये जो यकृत पालिका होती है, इस यकृत पालिका में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिपेटोसाइट कोशिकाओं के रज्जु पाए जाते हैं। और प्रत्येक यहाँ पे जो रज्जु होते हैं, ये एक रो में, एक पंक्ति में 2 या 3 हिपेटोसाइट कोशिकाओं की पंक्ति पाई जाती है। प्रत्येक कॉर्ड में, प्रत्येक रज्जु में किसकी बात करें बेटा? यहाँ पर ये जो हिपेटिक कॉर्ड है, ये जो यकृतीय रज्जु है, इन यकृतीय रज्जुओं में हिपेटोसाइट कोशिकाओं की 1, 2 या 3 परतें पाई जाती है, पंक्तियाँ पाई जाती हैं। और हिपेटोसाइट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो किसका स्राव करती हैं? ये पित्तरस का स्राव करती हैं। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि यकृत में कौन सी कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस स्रावित किया जाता है, तो ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं बेटा, जिसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है? पित्तरस का स्राव किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर ये जो देखो, ये जो खाली स्थान होते हैं, ये किसके बीच में? ये जो रज्जु होते हैं, हिपेटिक रज्जु होते हैं, या ये जो इन रज्जुओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। और ये जो खाली स्थान होता है, इनको अपन कहते हैं रक्त कोटर। क्या कहलाते हैं? रक्त कोटर होते हैं बेटा। और इन रक्त कोटरों में रक्त भरा हुआ होता है। और रक्त के साथ साथ इन रक्त कोटरों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन विशेष प्रकार की बड़ी कोशिकाओं को अपन कहते हैं कफर कोशिकाएं। क्या कहेंगे? कफर कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं बेटा? कफर कोशिकाएं। और ये जो कफर कोशिकाएं होती हैं, ये क्या कार्य करती हैं? तो कफर कोशिकाएं बेटा प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। इसका मतलब कि ये जो कफर कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो यकृत में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। कफर कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया? कि यकृत में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। इसका मतलब ये इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म या सुरक्षा प्रणाली का कार्य करती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि प्रत्येक यकृत जो होता है वो 2 पालियों द्वारा निर्मित होता है। और प्रत्येक बड़ी पाली जो होती है वो छोटी छोटी यकृत पालिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। और प्रत्येक यकृत पाली जो होती है वो संयोजी ऊतक के आवरण से घिरी हुई होती है। और इस संयोजी ऊतक के आवरण को हम कहते हैं ग्लिसन का संपुट। क्या कहेंगे? ग्लिसन का संपुट। अब ये जो ग्लिसन का संपुट होता है बेटा, इस ग्लिसन के संपुट के अंदर क्या होता है? यकृत पालिका। और इस यकृत पालिका में हिपेटोसाइट कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती हैं। हिपेटोसाइट कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती हैं। और इन हिपेटोसाइट कोशिकाओं की पंक्तियों को हम कहते हैं हिपेटिक रज्जु। क्या कहेंगे? हिपेटिक रज्जु। और प्रत्येक हिपेटिक रज्जु में यकृत कोशिकाओं के 2 से 3 पंक्तियां पाई जाती हैं। 2 से 3 पंक्तियां पाई जाती हैं। और हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है। जो पित्तरस स्रावित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इन हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। और इन हिपेटिक रज्जुओं के मध्य में जो स्थान होता है उसको अपन कहते हैं रक्त कोटर। इसको अपन क्या कहेंगे? रक्त कोटर। और रक्त कोटरों में क्या भरा हुआ होता है? रक्त। और रक्त के साथ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसको हम कहेंगे कफर कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कफर कोशिकाएं होती हैं। और कफर कोशिकाएं जो होती हैं बेटा वो क्या कार्य करती हैं? ये यकृत में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। तो ये तो बेटा क्या हो गई? ये हमारे यकृत की थोड़ी सी संरचना। अब अगर अपन बात करें, जैसे हमें पता है कि जो यकृत होता है, यकृत बेटा क्या स्रावित करता है? यकृत के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? पित्तरस। यकृत क्या स्रावित करता है? कौन सा रस स्रावित किया करता है? वो होता है बेटा क्या? पित्तरस। पित्तरस। यकृत के द्वारा पित्तरस स्रावित किया जाता है। अगर हम पित्तरस की संरचना देखें, तो रासायनिक संगठन देखें, तो पित्तरस में कौन कौन सी रासायनिक पदार्थ होते हैं? एक तो होते हैं बेटा पित्त लवण, पित्तवर्णक, कोलेस्ट्रॉल,
आदि। लेकिन जो मुख्य पदार्थ होते हैं कौन से होते हैं बेटा? पित्त लवण और पित्त वर्णक। दो पदार्थ मेनली इसके अंदर पाए जाते हैं, क्या? पित्त लवण और पित्त वर्णक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? हमारे शरीर में पित्त रस ही एक ऐसा पाचक रस है, हमारे शरीर में पित्त रस ही एक ऐसा पाचक रस है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी ये भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। किसी प्रकार का कोई भी इसमें एंजाइम नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा बेटा? इसमें ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके लिए ये बहुत ही अनिवार्य, मतलब कुछ ऐसा कार्य करता है, पाचन की क्रिया में कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके बिना पाचन क्रिया संभव नहीं हो पाती। इसका मतलब कि पित्त रस एक ऐसा पाचक रस है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पाचन के लिए आवश्यक होता है। अब जब एंजाइम नहीं है तो इसका कार्य क्या हो गया? तो एंजाइम नहीं है तो ये बेटा एक ही कार्य करता है। नंबर 1 पहला कार्य तो ये क्या करेगा कि ये वसा का पायसीकरण करता है। पहला कार्य तो क्या हो गया? वसा का पायसीकरण करना। एक तो हो गया वसा का पायसीकरण करना। दूसरा इसका कार्य क्या होता है? दूसरा बेटा इसका कार्य होता है कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम प्रदान करना, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्यों? क्योंकि बेटा अग्नाशयी रस, जैसे हमने यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे ये कौन है? ग्रहणी। ये क्या है? ग्रहणी। यहाँ पे हमारा यकृत पित्तरस भी यहाँ पे आ रहा है, अग्नाशयी रस भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किसकी बात करें, आमाशय में पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। इसका मतलब कि आमाशय से आने वाला भोजन कैसा है? अम्लीय। आमाशय से जो भोजन आ रहा है वो कैसा है बेटा? अम्लीय। कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। समझेंगे ना? अम्लीय प्रकृति का होने के कारण अब यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का भोजन कहाँ पे आ गया? इस ग्रहणी में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो पाचन होता है, ग्रहणी या छोटी आंत में जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। किस माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। इसका मतलब कि ये जो अग्नाशयी रस के जो एंजाइम होते हैं वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया कि सबसे पहले जैसे ये भोजन आता है इसको कैसा बनाना है? क्षारीय। क्या बनाना है? इसको क्षारीय बनाना है। तो जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है तो पित्त रस इसके अंदर मिश्रित कर दिया जाता है और पित्त रस के द्वारा इस भोजन की अम्लीयता को समाप्त किया जाता है और यहाँ पर क्षारीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है। और ये जो क्षारीय माध्यम होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये पित्त रस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बात समझ आएगी ना यहाँ तक की? ठीक है। तो यहाँ पर जो पाचन होता है वो किस माध्यम में होता है? यहाँ पर जो पाचन होगा वो कैसे, किसमें होगा? क्षारीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? पित्त रस। अब पित्त रस की अगर हम बात करते हैं कि पित्त रस में ऐसा कौन सा भाग होता है, पित्त रस में ऐसी कौन सी लवण या कौन सा भाग होता है जो कि जिसके द्वारा पायसीकरण किया जाता है और जिसके द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है? तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं किसकी? पित्त लवणों की। तो ये जो पित्त लवण होते हैं, पित्त लवणों की अगर हम बात करें बेटा तो जो पित्त लवण होते हैं ये 2 प्रकार के होंगे। पित्त लवण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला होगा कौन सा? पहले अगर अपन बात करें बेटा अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, और दूसरा हो जाएगा कार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण और मतलब पित्त लवण जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण। तो जो अकार्बनिक लवण होते हैं, अकार्बनिक लवणों के द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है, जबकि कार्बनिक लवणों के द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। बात समझ आ गया ना कि अकार्बनिक लवण क्या करते हैं? क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं, और जो कार्बनिक लवण होते हैं वो क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। और पायसीकरण का क्या मतलब होता है? पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े बूंदकों को या बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसका मतलब कि केवल यांत्रिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कि वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण। और ये जो पायसीकरण की प्रक्रिया करती है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किए जाती है पित्त रस में उपस्थित अकार्बनिक पित्त लवणों के द्वारा। और जो अकार्बनिक पित्त लवण अकार्बनिक पित्त लवण नहीं, अकार्बनिक पित्त लवण क्या करते हैं? सॉरी बेटा, अकार्बनिक पित्त लवण क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं, जबकि कार्बनिक जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण।
वसा का पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण कौन करेंगे? कार्बनिक लवण, और क्षारीय माध्यम प्रदान करेंगे अकार्बनिक लवण। अब दूसरी बात करते हैं इसकी पित्त वर्णकों की। पित्त वर्णकों की अगर हम बात करते हैं तो पित्त रस में 2 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। 2 प्रकार के पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं किसमें? पित्त रस में। पहला कौन सा हो गया बेटा? बिलीरुबिन, और दूसरा बिलीवर्डिन। तो ये 2 जो पित्त वर्णक होते हैं, ये इनका निर्माण कैसे होता है? कि इनका निर्माण बेटा हीमोग्लोबिन के अपघटन के द्वारा होता है। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं ये पित्त वर्णक होते हैं और इनका निर्माण हीमोग्लोबिन के अपघटन के द्वारा किया जाता है। और हीमोग्लोबिन का अपघटन कहाँ पे हो रहा है? यकृत में। यकृत में किसका? हीमोग्लोबिन का जब अपघटन होता है तो क्या बनते हैं बेटा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और ये जो दोनों होते हैं ये दोनों उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। ये क्या आते हैं? दोनों उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। इनको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। इनको शरीर से बाहर इनका निष्कासन कर दिया जाता है। कैसे? कि इनको पित्त रस के द्वारा आहार नाल में डाला जाता है और आहार नाल में अपशिष्ट पदार्थ के साथ इसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बात समझ आ गई ना? तो ये होते हैं बेटा क्या? पित्त वर्णक। तो ये जो पित्त रस होता है, देखिए इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, फिर भी ये क्या कार्य करता है? फिर भी पाचन के लिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अकार्बनिक लवण होते हैं ये क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं और जो कार्बनिक लवण होते हैं वो वसा का पायसीकरण करते हैं। इस प्रकार से पित्त रस जो होता है वो किसमें सहायक होता है? ये पाचन की क्रिया में सहायक होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा कि यकृत जो होता है, यकृत और क्या कार्य करता है? पित्त रस स्रावित करने के अलावा यकृत में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि निराविषीकरण का कार्य भी यही करता है। निराविषीकरण का मतलब होता है कि जो भी जहरीले पदार्थ हम भोजन के साथ ग्रहण कर लेते हैं उन जहरीले भोज्य पदार्थों को निराविषीकरण किया जाता है जिससे कि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जैसे ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ठीक है, वसाओं का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका निर्माण इनके अंदर किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम बात करें किसकी बेटा? यकृत की। तो यकृत की हमने देख लिया। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी किसकी? दूसरी जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी? अग्नाशय। दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय बेटा। अग्नाशय जो होती है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बात समझ में आ गया ना कि अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। ठीक है, शरीर के आंतरिक भाग का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। और ये जो अग्नाशय होता है ये कहाँ पे उपस्थित होता है? ये जो अग्नाशय होता है ये हमारी ग्रहणी, इस ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में एक पत्तीनुमा ग्रंथि, पीले रंग की पत्तीनुमा ग्रंथि पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? अग्नाशय। ये ग्रंथि क्या कहलाएगी? अग्नाशय। अग्नाशय की नलिका को हम क्या कहेंगे? अग्नाशयी नलिका। और इस अग्नाशयी नलिका से आकर के मिलती है कौन? सामान्य पित्तवाहिनी। कौन मिलती है? सामान्य पित्तवाहिनी, जो कि कहाँ से आती है? यकृत से। यकृत से सामान्य पित्तवाहिनी आती है जो कि अग्नाशयी नलिका के साथ जुड़ करके किसका निर्माण कर लेती है? यकृत अग्नाशयी नलिका के निर्माण कर लेती है। और ये जो यकृत अग्नाशयी नलिका होती है ये इस ग्रहणी में ओडी के कपाट के द्वारा, ये क्या होता है बेटा? ओडी का कपाट। इस ओडी के कपाट के द्वारा कहाँ खुलती है? ग्रहणी में खुलती है। इसका मतलब यहाँ पे ये सामान्य नलिका होती है जिसके द्वारा पित्त रस को भी ग्रहणी में डाला जाता है और अग्नाशयी रस को भी कहाँ पे डाला जाता है? ग्रहणी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें बेटा किसकी? इस अग्नाशय की। तो अग्नाशय जो होता है
पीले रंग की पत्ती नुमा ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि जो अग्नाशय होता है ये एक ना तो ये क्या है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि का गुण भी पाया जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि का गुण भी पाया जाता है। इसका मतलब कि ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एंजाइम का स्राव भी करती है और हॉर्मोन्स का स्राव भी किया जाता है इसके द्वारा। तो इसका मतलब इससे हम कौन सी ग्रंथि कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये क्या स्रावित करती है, ये एंजाइम भी स्रावित करेंगी और हार्मोन का स्राव भी करेंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अग्नाशय होता है इसका बाह्यस्रावी भाग, अग्नाशय का बाह्यस्रावी भाग किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये जो अग्नाशय का बाह्यस्रावी भाग होता है ये एसिनर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एसिनर कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये जो एसिनर कोशिकाएं होती हैं ये एसिनर कोशिकाएं अग्नाशयी रस का स्राव करती हैं। ये किसकी बात हो गई, बाह्यस्रावी। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि ये मिश्रित है तो इसके अंदर क्या होंगे, अंतःस्रावी भाग भी होगा। और अंतःस्रावी भाग के रूप में इसमें पाई जाती है बेटा छोटे छोटी कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के विभिन्न समूह पाए जाते हैं। और इन समूहों को अपन क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। बात समझ में आ गई ना कि अगर हम बात करें कि अग्नाशय के ऊपर अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इनका नाम द्वीपिकाएं क्यों पड़ा हुआ है बेटा, ये इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से एक समुद्र में छोटे छोटे टापू फैले हुए होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार से अगर इस अग्नाशय ग्रंथि को एक समुद्र मान लिया जाए तो यहाँ पर ये छोटे 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 टापू उपस्थित होते हैं। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं ये इस संपूर्ण अग्नाशय पर समान रूप से वितरित होती हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही भाग में पाई जाती हैं, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं संपूर्ण अग्नाशय पर समान रूप से वितरित होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा पहले किसकी, हम देखते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब इनका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। पहली कोशिका अल्फा कोशिकाएं, दूसरी अगर अपन बात करते हैं बीटा कोशिकाएं, और तीसरी गामा सेल्स या गामा कोशिकाएं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं बेटा कि जैसे पता है कि ये अंतःस्रावी भाग का निर्माण करती है, मतलब ये हार्मोन स्रावित करती है, तो इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अल्फा कोशिकाओं की, तो अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा ग्लूकागोन, उनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। और ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है कि ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर हम बात करें किसकी, ग्लूकागोन की, तो ग्लूकागोन वो हार्मोन होता है जो कि अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। कि अगर मान लीजिए कि हमारे रक्त में शर्करा या ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, उस परिस्थिति में ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिससे ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है और उसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं कौन सी, बीटा कोशिकाएं। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। और इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। इसका मतलब कि यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, किसकी वजह से, ग्लूकागोन के कारण, ग्लूकागोन के कारण अगर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उसी समय किसका स्रावित होगा, कौन स्रावित होगा, इंसुलिन स्रावित होगा। और ये इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। यहाँ इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो होते हैं ये रक्त में शर्करा के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब रक्त में जो शर्करा का स्तर है उसको बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, अल्फा कोशिकाओं से स्रावित ग्लूकागोन और बीटा कोशिकाओं से स्रावित इंसुलिन। तीसरा बेटा कौन सा,
गामा कोशिकाएं जो होती हैं ये एक हार्मोन स्रावित करती हैं सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करेंगी? सोमेटोस्टेटिन। और ये जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये एक निरोधक हार्मोन होता है, ये एक निरोधक हार्मोन होता है और इसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा भी किया जाता है। ये जो है हाइपोथैलेमस द्वारा भी स्रावित किया जाता है और वहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब शारीरिक वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। जैसे कि कोई भी जीव है, हम प्राणियों की बात कर रहे हैं, उन प्राणियों की जो शरीर की आकृति होती है या शरीर की जो वृद्धि होती है एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद में उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो जब तक उनके शरीर की वृद्धि होती रहती है तब तक तो ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता रहता है, लेकिन जैसे ही शारीरिक वृद्धि कंप्लीट होती है तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो तो काम करेगा, लेकिन उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? उसकी जगह पे दूसरा हार्मोन सोमेटोस्टेटिन स्रावित किया जाएगा जो कि इस ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव को दबा देगा और शारीरिक वृद्धि रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये जो गामा सेल से जो सोमेटोस्टेटिन स्रावित किया जाता है इसका कार्य होता है कि ये अल्फा और बीटा दोनों कोशिकाओं के कार्यों पर नियंत्रण करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन इन दोनों का जो नियंत्रण होता है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भाग कौन सा हो गया बेटा? ये हमारे इसका अग्नाशय का कौन सा भाग हो गया? ये अंतःस्रावी भाग। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके बाह्यस्रावी भाग की, तो इसका जो बाह्यस्रावी भाग होता है जो कि एसिनल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, और ये जो एसिनल कोशिकाएं होती हैं ये किसका स्राव करती हैं? ये अग्नाशयी रस का स्राव करती है। और अग्नाशयी रस जो होता है बेटा कैसा? क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? अग्नाशयी रस क्षारीय द्रव होता है। और इसके जो एंजाइम होते हैं वो कौन से माध्यम में काम करेंगे? इसके एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं जो कि अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं, तो पहले अगर अपन बात करते हैं निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम। निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और इनमें कौन कौन से निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं वो हम देखते हैं बेटा। पहला अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन और तीसरा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो तीन होते हैं ये तीन निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं कि जो कौन स्रावित करता है? एसिनल कोशिकाएं। एसिनल कोशिकाएं जो होती हैं तो हमने एक आमाशय में भी देखा था कि आमाशय में भी जो प्रोटीन पाचक के लिए जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो किस अवस्था में किए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में। आमाशय में भी निष्क्रिय अवस्था में प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और यहाँ पर भी अग्नाशय रस में भी जो प्रोटीन पाचक के एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं बेटा इसमें और कौन से एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस में? लाइपेज, एमाइलेज, और ये कौन सा एमाइलेज होता है बेटा? अग्नाशयी। एक एमाइलेज कहाँ मिला था हमें? लार में। एक एमाइलेज कहाँ था? लार में। इसको मैंने लारीय एमाइलेज कहा था और उसका काम क्या था? उसका काम था पकी हुई स्टार्च के 30% भाग का पाचन करना और बाकी का जो 70% भाग है वो यहाँ पे आकर के इस अग्नाशयी लाइपेज या अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा पाचित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें न्यूक्लियेज, ये सभी जो एंजाइम होते हैं ये अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं, जिनकी जो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं जिसका वर्णन हम इसके अगले वाले पार्ट इसमें कि भोजन का जो पाचन होता है उसके दौरान देखेंगे। यहाँ पर हम केवल देख रहे हैं कि अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम या कौन कौन से पार्ट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देखते हैं बेटा कौन से कि निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जैसे आमाशय में जो जठर रस में जो निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय किसके द्वारा किया जाता है? उनको सक्रिय HCl के द्वारा किया जाता है। उनको सक्रिय कौन करता है? HCl। तो यहाँ पर इनको सक्रिय कौन करता है? यहाँ पर बेटा इन प्रोटीन पाचक एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए
आंत्र की दीवार के द्वारा एक अन्य एंजाइम स्रावित किया जाता है जो होता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा होता है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो आंत्र की दीवार के द्वारा स्रावित किया जाता है और ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? इन निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में बदलता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा, और अब ये जो ट्रिप्सिन है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, जिससे ये प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देख लिया बेटा? इस प्रकार से हमने एक हमारे हम पढ़ रहे हैं पाचक ग्रंथियाँ, जिसमें हमने लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, यकृत और अब ये अग्नाशय। ठीक है, ये हमने क्या देख लिए? पाचक ग्रंथियाँ।